अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 40। 1 घंटा बाद स्पीकर से हदायत दी गई कि तमाम मुसाफिर सेफ्टी बेल्ट बांध लें। तैयारी को कहीं उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हमने हदायत पर अमल किया। सेफ्टी बेल्ट बांधकर अपनी सीट पर जम गए। रात का पिछला पहर था। 3 बजने वाले थे। खिड़की के बाहर गहरी तारीकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ पहुंचाया जा रहा है। फिर तैयारा थोड़े थोड़े वक्फे से डोलने लगा। कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ झुकने लगा। औरतें रो रही थी, बच्चे चीख रहे थे और तमाम मर्द दम बखुद बैठे हुए थे। तैयारी की परवाज नीची हो गई। कभी कभी खिड़की के बाहर ऐसी रोशनी दिखाई देती जैसे बहुत सी मशालें जल रही हों। दूर तक जैसे दिए टिमटिमा रहे थे। वो रोशनियां कभी कभी गुम हो जाती थीं। यानी तैयारा दायरे की सूरत में चक्कर लगा रहा था। किसी रनवे और सिग्नल के बगैर लैंड करना खतरे से खाली ना था। जहाज एक पल में तबाह हो सकता था। मुझे तो यूं लगा जैसे वो मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हों। शबाना ने मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया, मगर वो बड़ी पुरसुकून थी। मालूम होता था मेरे साथ मरने की आरजू में बैठी हो। फिर अचानक ही जहाज को धचका सा लगा। सारे मुसाफिर लरज कर रह गए। तैयारे के पहियों ने जमीन को छू लिया। उसकी रफ्तार सुस्त होती चली गई। थोड़ी देर के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे सबको मौत सूंघकर गुजर गई हो। फिर एक नन्हे से बच्चे ने रोकर जिंदगी का पता दिया। हम सब अपनी जगह से उठकर खिड़की के पार देखने लगे। मालूम हुआ कि तैयारे के दोनों तरफ मशाल बरदार दूर तक खड़े हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने दरमियान एक कच्चा रनवे बनाकर तैयारे को उतरने का मौका दिया था। बाहर की गहरी तारीकी में सिर्फ वही नंग धड़ंग बाशिंदे नजर आ रहे थे जो अपने हाथों में मशालें थामे हुए थे। उनके बदन पर सिर्फ एक लंगोट नुमा कपड़ा बंधा हुआ था। स्पीकर से आवाज आने लगी, अटेंशन प्लीज। हम आपको बखैरियत जमीन तक पहुंचने की मुबारकबाद देती हैं। ये मलाया की सरजमीन है और आप दरियाई जंदीरा के करीब कलनतान के घने जंगल में हैं। यहाँ के बाशिंदे हमारी तहजीब से नाआशना हैं। ये दोस्त बनकर मेहमान नवाजी कर सकती हैं और दुश्मन बनकर एक एक को मौत के घाट उतार सकती हैं। मुसाफिर औरतें सहम कर अपने आसपास मर्दों को देखने लगीं। आवाज आ रही थी, अब इस जंगल की तहजीब से गुजरकर शहरी तहजीब तक पहुंचना आपका काम है। आप लोगों को 1 घंटा बाद इस तैयारे से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जगह सब्र व तहम्मुल से बैठे रहे। अगर कोई मुकर्रर वक्त से पहले जबरन बाहर आना चाहेगा तो उसे बेदरेग गोली मार दी जाएगी। हमें तवक्को है कि आप हमें खून खराबे पर मजबूर नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। स्पीकर की हदायत के मुताबिक सब लोग अपनी जगह खामोश बैठे रहे। मुसल्लह अफराद अपने हाथों में सूटकेस वगैरह उठाकर ले जा रहे थे। मैंने आखिर में रीटा को देखा। उसके पीछे 2 शख्स स्टेन गन उठाए चल रहे थे। रीटा ने मेरे पास से गुजरते वक्त मुझे बड़ी मोहब्बत और संजीदगी से देखा। मेरे अंदर हलचल सी पैदा हो गई। वो लोग रीटा को बाहर ले जाकर शूट कर सकते थे। मैं खामोश तमाशाई की तरह बैठा नहीं रह सकता था। वो 2 मुसल्लह अफराद रीटा को लेकर जहाज के अगले हिस्से में वीआईपी क्लास की तरफ ले गए। मैं उठकर खड़ा हो गया। शबाना ने हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ शर्मा ने कहा, मिस्टर आजम, आप मुकर्रर वक्त से पहले उठेंगे तो वो लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तीसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर बैठ जाओ। मैंने कहा, आप लोग ख्वामखा घबरा रही हैं। अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे गोली मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शबाना उठकर मुझसे लिपट गई। शबाना, मुझे छोड़ दो। रीटा मासूम और बेगुनाह है। वो लोग उसे मार डालेंगे। शबाना ने जिद की, पहले मुझे मार डालो, फिर अपनी सगी के साथ मरने चले जाना। चारों तरफ से लोग दबी आवाज में मुझे धमकियां देने लगे कि मैं बैठ जाऊं, वरना वो सब जबरन मुझे बिठा देंगे। मैं इस ख्याल से बैठ गया कि शबाना अपनी जगह बैठेगी तो मैं अचानक दौड़ता हुआ रीटा की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। उसी वक्त वीआईपी क्लास का दरवाजा खुला। फिर एक मुसल्लह शख्स ने पूछा, आजम किसका नाम है? मैं उठकर खड़ा हो गया, मैं हूं आजिम। 1 मिनट के लिए इधर आओ। शबाना ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके हाथ को थपक कर तसल्ली दी। फिर आगे बढ़कर मुसल्लह शख्स के पास पहुंच गया। उसने स्टेन गन से आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं दरवाज़ा खोलकर वीआईपी क्लास में दाखिल हो गया। वहां रीटा खड़ी हुई थी। एक शख्स स्टेन गन उठाए उसके करीब था। दूसरी स्टेन गन मेरे पीछे थी। उस क्लास का दरवाज़ा बाहर जाने के लिए खुला हुआ था। रीटा ने मुझसे कहा, मेरे अजनबी दोस्त, मैं नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा, मगर मैंने लोगों से साफ कह दिया कि जब तक तुम मुझे प्यार नहीं करोगे मैं इस तैयारे से बाहर नहीं जाऊंगी। एक शख्स ने कहा, रीटा, हम मजबूरन तुम्हारी जिद पूरी कर रही हैं, वरना तुम्हें गोली मार देते, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला बॉस करेगा। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में समेट लिया। मैंने उससे कहा, तुम जिंदा रहोगी या फिर मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। वह बड़ी आहिस्तगी से बोली, मेरे गिरेबान में पिस्तौल है, हाथ डालो, सेफ्टी कैच ऑन है। ये बात सुनते ही मेरे जिस्म में बिजली सी भर गई। मेरा दाएं हाथ यूनिफॉर्म के अंदर पहुंचा। नन्ना सा पिस्तौल गिरफ्त में लेते ही मैंने फुर्ती से पलटकर फायर किया। इसके साथ ही रीटा को लिए लिए फर्श पर गिर पड़ा। यह हिकमत अमली इसलिए थी कि दूसरे शख्स की पहली फायरिंग खा ली जाए और मैं फर्श पर गिरते ही उसे निशाना बनाऊं। कुछ ऐसा ही नतीजा सामने आया। उसकी स्टेन गन का पहला ब्रेस्ट खाली गया, मगर शोमई किस्मत से रीटा मुझ पर आ गिरी थी। जब तक मैं फायर करता दूसरे ब्रेस्ट की गोलियां उसे छलनी करती चली गईं।
मेरा निशाना भी खाली नहीं गया, लेकिन रीटा जिंदगी से खाली हो गई। मेरा लिबास उसके लहू से भीग रहा था। त्यारे की दूसरी तरफ औरतों और बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा थे। मैंने बड़ी आस्तगी से रीटा को फर्श पर लिटा दिया। उसका चेहरा खामोश और पुरसुकून था। बेचारी ने मेरी शनासाई के लिए अपनी जिंदगी की शनाख्त से इनकार कर दिया था। आसमान पर मेज़बानी करने वाली रीटा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अचानक त्यारे के बाहर से फायरिंग हुई। मैं फर्श पर औंधा लेटा रहा। दरवाजे से जीना मुंसलिक नहीं था, लिहाजा किसी के अंदर आने का खदशा नहीं था। बाहर से वास्कर की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, वहाँ क्या हो रहा है फ्रांसिस? रेडी, तुम दोनों खामोश क्यों हो? मैं फर्श पर लुढ़कता हुआ मुर्दा फ्रांसिस और रेडी के पास पहुंचा। वहां से एक स्टेन गन उठाई। आहिस्तगी से उठकर दरवाजे की आड़ ली। मशालों की रोशनी में वास्कर और उसके साथी नजर आ रहे थे। मैंने अचानक ही दरवाजे के सामने आकर स्टेन गन का एक ब्रेस्ट ऑन किया, फिर छलांग लगाकर दोबारा दरवाजे की आड़ में पहुंच गया। बाहर कितनी ही चीखें सुनाई दी। रोशनी दूर होती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि मशाल बरदार मुकामी बाशिंदे भाग रहे थे। फिर भारी भरकम गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो दाएं जाने मुड़ती हुई जा रही थी। हेडलाइट्स की घूमती हुई रोशनी में वास्कर और उसके साथियों की लाशें जमीन पर नजर आईं। मैंने दरवाजे को आधा बंद किया, फिर दोबारा खोल दिया, ताकि बाहर वाले यही समझे कि त्यारे से फायर करने वाला दरवाजे पर आ गया है। फिर वो फायरिंग करेंगे तो मुझे उनकी मौजूदगी का पता चलेगा। लेकिन बाहर खामोशी रही। सिर्फ दूर जाती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने दूसरी स्टेन गन उठाई, फिर वीआईपी क्लास का दरवाज़ा खोल दिया। शबाना ने मेरे खून आलूद कपड़ों को देखकर एक चीख मारी, फिर भागती हुई मेरी तरफ आने लगी। दूसरे मुसाफिर भी मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। मैंने हाथ उठाकर शबाना को रोकते हुए कहा, मेरे करीब ना आना, तुम्हारे लिबास पर लहू के धब्बे पड़ जाएंगे। इत्मीनान रखो, मैं जख्मी नहीं हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझसे लिपट गई। आजम, ये क्या हो रहा है? तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो? अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा, खतरा टल गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तैयारे को अगवा करने वाले 7 आदमी मारे गए हैं, बाकी फरार हो गए। फिर मैंने बुलंद आवाज से कहा, दोस्तों मेरे पास एक स्टेन गन फाजल है। अगर कोई मेरे साथ अपनी जिंदगी दांव पर लगाना चाहे तो बाहर चले। अगर आप सब खामोश बैठे रहे तो फरार होने वाले दोबारा मुत्तहिद होकर यहाँ आ सकती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरी आवाज़ पर कितने ही लोग खड़े हो गए। 2 नौजवान मेरे करीब आए। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर आपने इब्तदा की है, हम इंतहा करेंगे। अब आपको अपनी वाइफ के पास रहना चाहिए, हम बाहर जाएंगे। दोनों ने मेरे हाथों से स्टेन गन ले ली। एक बूढ़े ने कहा, आखिर इस हंगामे की क्या ज़रूरत थी? अगवा करने वाले हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो चुपचाप हमें हमारे हाल पर छोड़कर जा रहे थे। मैंने कहा, बड़े मियाँ, वो स्मगलर्स इतने अहमक नहीं हैं कि वो कानून के मुहाफिजों के सामने उनकी शिनाख्त के लिए हमें जिंदा छोड़ जाते। वो इस जहाज़ के साथ हम सबको तबाह कर देते, और ये मुमकिन है कि उन्होंने इस मकसद के लिए यहाँ किसी जगह टाइम बॉम्ब रख छोड़ा हो। मेरी ये दलील सुनते ही सब खौफजदा होकर चीखने लगे। कितने ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक आए। मैं उन 2 जवानों के साथ उन्हें रोक ना सका। उनके सैलाब में बहता हुआ वीआईपी क्लास में पहुंच गया। खुले हुए दरवाजे के पास आकर सब रुक गए, क्योंकि बाहर जाने का जीना नहीं था। कुछ ऐसे दहशतज़दा भी थे जो टाइम बॉम्ब से हलाक नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अंधाधुंध बाहर की तरफ छलांग लगा दी। उनके गिरने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। किसी ने टॉर्च रोशन की। नीचे पहुंचने वाले बेतहाशा त्यारे से दूर भाग रहे थे। इस तरह यह अंदाज़ा हो गया कि बाहर दुश्मन मौजूद नहीं है। शबाना उस भीड़ में बिछड़ गई थी। मैंने मौका से फ़ायदा उठाकर छलांग लगा दी। ज़मीन पर पहुंचा तो मेरे करीब 2-4 अफराद और आ गिरे। वो लोग तकरीबन होशो हवास में थे। मैंने कहा, औरतों और बच्चों को फ़ौरन ही नीचे लाने का इंतज़ाम करना होगा। एक जवान ने कहा, इसके लिए सीढ़ी बनानी होगी या रस्सी लटका कर उन्हें उतारना होगा। हम तदबीरें सोच रहे थे। इतने में तैयारे के दरवाजे से स्टीवर्ड की आवाज़ आई। वो मुसाफिरों से कह रहा था, आप लोग एक तरफ हो जाएं। लगेज रूम से आप लोगों के बिस्तर खोलकर नीचे बिछाए जाएंगे, ताकि आप लोगों को छलांगे लगाने के बाद चोट ना पहुंचे। हट जाइए, पीछे हट जाइए। 5 मिनट के बाद स्टीवर्ड और तैयारी का पायलट फोल्डिंग बिस्तरों को फेंकने लगे। हम उन्हें खोल खोल कर बिछाने लगे। जब बिस्तरों का बहुत ही दबीज स्टेज बन गया तो पहले बच्चों को नीचे फेंका गया, फिर औरतें छलांग लगाकर अपने बच्चों को समेटती हुई तैयारे से दूर भागने लगी। शबाना मेरे पास आ गई। आखिर में मर्दों ने छलांग लगाई। तैयारा खाली होता जा रहा था। लोग एक सिमत भागते जा रहे थे। सबके ज़हन में एक ही दहशत थी कि तैयारे में कहीं टाइम बॉम्ब रखा गया है और किसी वक्त में क़यामत खेज धमाकों से उनके चीथड़े उड़ सकती हैं। शबाना मेरे साथ दौड़ते दौड़ते हाँफने लगी। वो बार बार गिरने लगती, मैं संभालता जाता। वो एक जगह थक हार कर बैठ गई। सांस तेज़ी से चल रही थी। हाँफने के बायस मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने इशारे से बताया कि आगे नहीं बढ़ सकेगी। मैंने आसपास देखा। अंधेरे में बहुत सी औरतों और बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। सभी वहाँ निढाल होकर बैठ गए थे। त्यारा वहाँ से नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं हम भागते हुए कितनी दूर आ गए थे। किसी हद तक ये इत्मीनान हो गया कि धमाके से यहाँ नुकसान नहीं पहुँचेगा। अंधेरे में किसी ने कहा, स्मगलरों ने हमें 1 घंटा तक त्यारे में खामोश बैठने के लिए कहा था। वो 1 घंटा गुजर चुका है। मेरा ख्याल है कि टाइम बॉम्ब नहीं रखा गया। किसी औरत ने तायद की, हाँ, उस आजम नामी शख्स ने हमें ख्वामख्वाह खौफजदा किया है। लानत है उस पर। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने ख्वामख्वाह वो बात कह दी थी तो तुम त्यारे में वापस जाकर अपना सामान ले आओ।
मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, दुश्मनों से किसी भी दुश्मनी की तवक्को की जा सकती है। मैंने एक शुबा के तहत तुम लोगों को त्यारे से दूर पहुंचाकर एक हिफाजती तदबीर की थी। कोई जुर्म नहीं किया है। कितने ही लोग मेरी तायद करने लगे। फिर एक टॉर्च रोशन हुई। उस रोशनी में दूर तक मुसाफिर नजर आए। कुछ घास पर बैठे हुए थे, कुछ लेटे हुए थे और कुछ दरख्तों से टेक लगाए खड़े थे। एक ने पूछा, क्या सब यहाँ आ गए हैं? एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरा 5 बरस का बच्चा नजर नहीं आ रहा। रूमी, रूमी तुम कहाँ हो? वह टॉर्च वाले के साथ रूमी को तलाश करने लगी। इतने में शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, मेरी सेक्रेटरी नजर नहीं आ रही। दासना, तुम जहाँ भी हो मेरी आवाज़ सुनकर चली आओ। इसके बाद एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, पप्पा तुम कहाँ हो? मैं रोज़ी तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। मैंने कहा, कुछ लोग कम हो गए हैं, शायद तैयारे से बाहर नहीं लाए गए, हमें वापस जाना चाहिए। शबाना ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहाँ हो तुम? मेरे करीब रहो। वो तारीकी में मेरी आवाज़ की सिमत बढ़ने लगी। मैं पीछे हट गया, फिर दबे पाँव उससे दूर होता चला गया। वो काफिले में थी। मैं कुछ देर के लिए उसे वहाँ छोड़ सकता था। दूर अंधेर में उसकी आवाज़ सुनाई दी, आज़म तुम कहाँ हो? आवाज़ क्यों नहीं देते? किसी ने हंसते हुए कहा, लो वो भी गुम हो गया। शबाना की गुस्सा भरी आवाज़ सुनाई दी, टॉर्च रोशन करो। वह भी यहीं था। मुझे टॉर्च की हल्की सी रोशनी नजर आई, लेकिन मैं दरख्तों के झुंड में एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। जब टॉर्च बुझ गई तो मैं फिर भागता हुआ त्यारे की सिमत जाने लगा। तारीकी में ये नहीं कहा जा सकता कि मैं सही सिमत जा रहा था। एक दूसरे के भागते हुए कदमों की आवाज़ ने हम सबको एक मुकाम पर पहुंचाया था। जंगल की तारीकी में किसी एक मुकाम को पहचानना और याद रखना तकरीबन नामुमकिन होता है। मैं तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। तारीक सन्नाटे की तरह खड़े हुए दरख्त करीब आते वक्त नजर आ जाते। मैं उनसे कतरा कर आगे बढ़ जाता। हर लम्हा ये यकीन होता कि देव हैकिल तैयारा ज़रा दूर से नजर आ जाएगा। बहुत देर बाद अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मुझे पहले समझ लेना चाहिए था कि दरख्तों के झुंड में त्यारा लैंड नहीं कर सकता। वो कदरे मैदानी इलाका था जहां हमने तैयारे को छोड़ा था और मैं पेच दर पेच दरख्तों के दरमियान से गुजरता जा रहा था। मैंने एक जगह ठहर कर देखा। मशरिक की सिमत उफक पर हल्की सी लाली नजर आ रही थी। किसी दम सुबह होने वाली थी। मैंने चारों तरफ घूमकर आवाज़ दी, रूमी, दासना। मेरी आवाज़ दूर तक गूंज गई। फिर खामोशी छा गई। मैं एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तब मेरी छठी इसने कहा कि जंगल खामोश नहीं, करीब ही कहीं खतरे की आहट है, जिसे मैं महसूस तो कर सकता था मगर खतरे की सिमत का तायन नहीं कर सकता था। खुली जगह भागकर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था। मैं फौरन बैठ गया। फिर ज़मीन पर लेटकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। जहाँ किसी ने मेरी बू सूंघ ली थी वो जगह छोड़ देना ही दानिशमंदी थी। वैसे उस वक्त खतरा कहाँ नहीं था। जंगल में सांप भी तो होते हैं, वो भी मेरी तरह पेट के बल रेंगते हुए मुझ पर हमला कर सकते थे। ज़मीन से उठकर मैं किसी दुश्मन का टारगेट नहीं बनना चाहता था। मैं ठहर ठहर कर पेट के बल रेंगता हुआ ज़रा दूर निकल आया। आसमान का मशरिकी किनारा कुछ वाजे हो गया था। थोड़ी देर में सोया हुआ जंगल जागने वाला था। फिर मैं अपनी खामोशी बरकरार नहीं रख सकता था। यही खदशा मेरे नादीदा दुश्मन को भी था कि वो छुपकर हमला नहीं कर सकेगा। इसीलिए तवील इंतजार से झुंझलाकर उसने आवाज़ दी, यू डैम फूल, तुम कहाँ मर गए? आवाज़ दो, वरना मैं इस औरत और बच्चे को गोली मार दूंगा। मैंने इत्मीनान की सांस ली। औरत और बच्चे कहने का मतलब यही हो सकता था कि वो वासना और रूमी के मुतल्लिक कह रहा है। बहुत देर पहले मैंने उन दोनों का नाम लेकर आवाज़ दी थी। मुझे ललकारने वाला समझ गया था कि मैं उन दोनों की तलाश में आया हूँ, इसलिए उन्हें गोली मार देने की धमकी दे रहा था। खुशकिस्मती से वो मेरे बिल्कुल करीब था। हमारे दरमियान मोटे तने का नारियल का दरख्त खड़ा हुआ था। मैं बड़ी आहिस्तगी से उठकर खड़ा हो गया। मुझे हल्की सी सिसकी सुनाई दी। फिर एक मर्दानी आवाज़ सरगोशी में उभरी, इसे चुप कराओ वरना शूट कर दूंगा। दासना की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, तुम बार बार धमकी देकर बच्चे को खौफजदा कर रहे हो। मैं अब भी कहती हूँ हमें तलाश करने वाला जा चुका है, हमें जाने दो। बकवास मत करो। मर्द की आवाज़ आई। मैंने उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुनी है। वो वापस नहीं गया। मैंने सर को ज़रा बाएं झुकाकर दरख्त की आड़ से देखा। आफताब की पहली किरण भी हमें देखने लगी। बिल्कुल ही मलगजी सी रोशनी थी जो तारीकी को दूर करने की कोशिश कर रही थी। मुझे दासना नजर आई। वो दरख्त से 2 कदम के फासला पर रूमी को गोद में उठाए खड़ी थी। उसी वक्त दरख्त के पीछे से एक रिवॉल्वर वाला हाथ आगे बढ़ा। वो दरख्त के दूसरी जानिब देखने के लिए झुक रहा था। मैंने यकबारगी उसकी कलाई को मजबूती से गिरफ्त में लेकर ऊपर की तरफ झटका दिया। ठाई की आवाज़ के साथ गोली चली। दरख्तों के परिंदे शोर मचाते हुए उड़ने लगे। ठाएं। दूसरी फायरिंग के साथ ही मैंने रिवॉल्वर वाले हाथ को मोड़कर उसे गिरफ्त में लिया, लेकिन उसे उठाकर फेंकने से पहले मुआफ कर दिया क्योंकि वह बूढ़ा और कमज़ोर था। रिवॉल्वर आसानी से मेरी गिरफ्त में आ गया। मैंने उसे हौले से धक्का दिया तो वो घास पर गिर पड़ा। मैंने उसे पहचान लिया। वो वही बूढ़ा था जिसने त्यारे में मुझ पर एतराज़ किया था कि स्मगलरों को गोलियों का निशाना बनाकर मुझे हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए था। वो सहम कर घास पर उठते हुए बोला, मुझे ना मारना, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम रोजी के पापा हो? हाँ, मैं वही हूँ, मुझे ना मारो, नहीं तो मेरी बेटी मेरे गम में मर जाएगी। मैंने दासना की जानिब देखा। सुबह को उजाला उसके बदन से लिपट रहा था। वो रूमी को गोद से उतारकर अपनी साड़ी दुरुस्त कर रही थी और मुझे एहसानमंदी से दिख रही थी। मैंने पलटकर बूढ़े से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वाइन एडगर, उसने कहा। तुम अपनी बेटी को छोड़कर दासना और रूमी को कहाँ ले जा रहे थे? कहीं नहीं, हम रास्ता भूल गए थे।
दासना आगे बढ़कर बोली, ये झूठ कहता है। मैं तैयारे से कूदने के बाद मिस्टर शर्मा को तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ सब लोग टाइम बॉम्ब से खौफजदा होकर भाग रहे थे। मैं इसे उठाकर भागने लगी मगर ठोकर खाकर गिर पड़ी। तब यह बूढ़ा वाइन मेरे पास आया। यह सबसे आखिर में तैयारे से उतरा था, सब लोग जा चुके थे। इसने अंधेरे में मेरी साड़ी को छूकर कहा, अच्छा तो तुम वही हिंदुस्तानी लड़की हो। हाँ, ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, इसे उठाकर ले चलो। ये बच्चे को उठाकर तेजी से चलने लगा। मैंने कहा, भागो यहाँ से, किसी वक्त भी टाइम बॉम्ब का धमाका हो सकता है। यह हंसते हुए बोला, यह सब बकवास है, आराम से चलो। लेकिन मैं और तेजी से चलने लगी और इसने हाथ पकड़कर कहा, तन्हा आगे बढ़ोगी तो इस जंगल की भूल भुलैयों में गुम हो जाओगी। मैं यहाँ के रास्ते जानता हूँ। कैसे जानते हो? मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, यहाँ के बाशिंदे भी मुझे पहचानते हैं। दासना की बातें सुनकर मैंने वाइन एडगर से कहा, ऐसे वक्त जबकि सभी खौफजदा होकर भाग रहे थे, तुम सबसे आखिर में इत्मीनान से तैयारे के बाहर आए। तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि वहाँ टाइम बॉम्ब नहीं रखा गया? उसने जवाब दिया, बस यूं ही मैंने सोचा कि स्मगलर्स तैयारी को टाइम बॉम्ब से तबाह करेंगे तो धमाकों की आवाज़ और लपकते हुए शोले दूर तक जाएंगे, फिर वो फरार होने से पहले ही पकड़े जाएंगे। लिहाजा वो तैयारे में टाइम बॉम्ब रखने की हमाकत नहीं कर सकते। मैंने सोचा, यहाँ के बाशिंदे तुम्हें किस तरह पहचानते हैं? मैं यहाँ से नारियल एक्सपोर्ट किया करता था, इसलिए मुकामी बाशिंदों से वाकफियत है। अभी तो मेरे साथ चलो, मैं तुमसे ताउन करूँगा। मुझे शुबा हुआ कि वो बातें बना रहा है। मेरी पुश्त बूढ़े वाइन की तरफ थी। मैंने पूछा, दासना क्या ख्याल है, क्या हमें वाइन के साथ मुकामी बाशिंदों की बस्ती में जाना चाहिए? उसने कहा, तुम ज़हीन भी और दलेर भी, इतने सारे मुसाफिरों में कोई हमारी तलाश के लिए नहीं निकला। मैं किस मुंह से तुम्हारी तारीफ करूं? मैंने दासना को आंख मारते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम इस रिवॉल्वर से खौफजदा हो। डरने की बात नहीं है, मैं इसे यहीं फेंक देता हूं। मैंने रिवॉल्वर को दूर फेंकते हुए कहा, चलो वाइन, बस्ती तक हमारी रहनुमाई करो। वो हमारे पीछे आगे बढ़ा। फिर चंद कदम चलने के बाद अचानक ही पलटकर भागता हुआ रिवॉल्वर के पास पहुंच गया। मैंने उसे आवाज़ दी। उसने रिवॉल्वर तानकर कहका लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बस्ती में नहीं, जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। मैंने सहम कर कहा, मिस्टर वाइन, मगर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? वो दांत पीस कर बोला, मरने से पहले सुन लो कि मैं स्मगलरों का बॉस हूँ। रीटा जिस बॉस को जानती थी वो मेरा पार्टनर है। ये मेरी प्लानिंग थी कि मेरे मातहत मुझे मुसाफिरों के दरमियान छोड़कर जाएंगे। पहले वो तमाम माल को एक महफूज मुकाम तक पहुंचाएंगे। उस वक्त तक अगर तमाम मुसाफिर बगावत पर उतर आएं या तैयारे से निकल पड़े तो मैं उनके साथ रहकर अपने लोगों को खुफिया पैगाम पहुंचाऊंगा, ताकि वो तुम सबको इस जंगल में घेर कर मारते रहें और चशमदीद गवाहों को मिटाते रहें। मैंने पूछा, फिर तो तुम्हें उन मुसाफिरों के पास जाना चाहिए था। दासना और रूमी के साथ इधर क्यों आ गए? वह हंसते हुए दासना को ललचाई नजरों से देखते हुए बोला, इसकी जवानी पर दिल आ गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं ज़बरदस्ती कर रहा था मगर ये काबू में नहीं आ रही थी। फिर तुम्हारे पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मौत के बाद। ये कहते ही उसने रिवॉल्वर के ट्रैगर को उंगली से दबाया। खट की आवाज़ हुई, कोई गोली ना चली। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी बंद मुट्ठी खोली। मेरी हथेली पर 4 कारतूस रखे हुए थे। मैंने कहा, बेवकूफ़ बुड्ढे, अगर मैं ये चाल ना चलता तो तुम अपनी जुबान से अपना पोल ना खोलते। लाओ, रिवॉल्वर वापस कर दो। उसने पत्थर मारने के अंदाज में रिवॉल्वर खींच कर मारा, फिर एक सिमत भागने लगा। मैंने कारतूस फेंककर उसके पीछे दौड़ लगाई। रुक जाओ वाइन, मैं तुम्हारी बेटी के पास तुम्हें जिंदा वापस ले जाऊंगा। लेकिन वो बेतहाशा भागता जा रहा था। उसके दौड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वह कमबख्त बराबर फासला रखकर भाग रहा था। मैंने ख्वामखा उसे धमकी दी, रुक जाओ वरना फायर कर दूंगा। बुड्ढा चालाकता धमकी में नहीं आया। अब मैं उसे बुड्ढा नहीं कहूंगा क्योंकि वह जवानों की तरह दौड़ लगा रहा था, बल्कि जवानों से ज़्यादा फुर्ती दिखा रहा था। यकीनन उसकी कोई मंजिल होगी। एक जगह पहुंचकर अचानक ही उसने एक लंबी छलांग लगाई, जैसे कोई नाला फलांग रहा हो। हालांकि वहां सिर्फ घास फूस का ढेर था। छलांग लगाते ही वो गिर पड़ा। मैं उसे पकड़ने की धुन में था, इसलिए उसकी छलांग के मकसद पर गौर न कर सका। सीधा दौड़ता चला गया। तब अचानक ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। बेख्तियार मेरे हलक से एक चीख निकली। मैं गहरी पस्ती में गिरता हुआ एक गड्ढे की तह में पहुंच गया। गड्ढे की तह पथरीली नहीं थी, फिर भी मेरी हड्डियां दुखने लगी। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। तब समझ में आया कि जानवरों को या दुश्मनों को शिकार करने के लिए जंगली बाशिंदे इसी तरह गड्ढे खोदकर ऊपर से घास फूस बिछा देती हैं। वाइन गड्ढे के किनारे से झांकते हुए हाँप रहा था और कह रहा था, उल्लू के पट्टे, मैं सारी दुनिया की पुलिस को नचाता हूँ। तुम किस खेत की मूली हो? अब यहाँ आराम से पड़े रहो। मेरे मातहत किसी वक्त यहाँ आकर तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। ये कहकर वो पीछे हट गया, नजरों से ओझल हो गया। मैंने उसे आवाज़ दी, वाइन मेरी बात सुनो, मुझे दुश्मनी पर मजबूर ना करो। उसकी आवाज़ सुनाई दी, दुश्मनी और किसे कहते हैं? तुमने मेरे 6 बेहतरीन आदमियों को हलाक किया। अब मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। मैं बेबस होकर उकड़ों बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी कब्र में बैठा हुआ हूँ। इस गड्ढे की चौड़ाई तकरीबन 6 फुट और गहराई 15 फुट थी। मैं 15 फुट की बुलंदी तक उछलकर गड्ढे से बाहर नहीं जा सकता था। अगर चाकू या कोई और आहनी हथियार होता तो उससे आसपास की दीवारों को जरा खोदकर ऊपर चढ़ने की तदबीर कर सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल ही निहत्था था।
मैं उठकर चारों तरफ की दीवारों को टटोलने लगा। जानवर गड्ढे में गिरने के बाद बिल्कुल मेरी तरह चारों तरफ घूमते होंगे और रास्ता ना पाकर दीवारों से सर टकराते होंगे। मैं परेशान होकर बैठ गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। तकरीबन 5 घंटे गुजर गए। बाहर तेज धूप की झलक दिखाई दे रही थी। इस धूप के बावजूद गड्ढे में ठंडक थी। कितनी परेशानियों ने एक साथ घेर लिया था। अब क्या होने वाला था खुदा ही बेहतर जानता था। मैं झुंझलाकर उंगलियों से दीवार को नोचने को सूटने लगा। उछल उछल कर अंदाजा करने लगा कि कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। उछलने कूदने के बायस भूख और बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि मैं वही फरहाद अली तैमूर हूं जो हमेशा मौत से पंजे लड़ाते हुए गुजर जाता है। आज क्या हो गया? क्या ख्याल ख्वानी की कमी ने मुझे एक हकीर कीड़ा बना दिया है? नहीं, हमारी दुनिया में हजारों ऐसे इंसान हैं जो टेलीपैथी के बगैर अपने अज़्म हिम्मत और जहानत से कदम कदम पर मुसाइब को शिकस्त देती हैं। मुझे ऐसा ही एक मिसाली इंसान बनना चाहिए। मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, खुदाया मैं तुझसे क्या मांगूं? अपनी आज़ादी, अपनी जहानत, अपने इल्म की वापसी, अपने चाहने वालों की खैरियत, अपने पेट के लिए खाना। मैं क्या मांगूं? सुना है तू मांगने से पहले ही दे देता है। मैं ज़ेरे लब दुआ मांग रहा था कि ऊपर आसपास के दरख्तों में शोर सुनाई दिया। मैं चीख चीख कर आवाज़ें देने लगा। दासना, शबाना, शर्मा। अचानक यूं लगा जैसे दुश्मनों ने गोले फेंकने शुरू कर दिए हों। मैं दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। एक गोला मेरी कमर पर और दूसरा गोला मेरी टांग पर आकर लगा। मैंने सर घुमाकर देखा। 3 अदद बड़े बड़े नारियल मेरे करीब पड़े हुए थे। मैं थोड़ी देर तक दीवार से चिपका खड़ा रहा। जब देर तक खामोशी रही तो मैंने सर उठाकर देखा। 15 फुट की बुलंदी पर गड्ढे के किनारे डार्विन के बाप दादा खड़े हुए मुझे देख रहे थे। बंदर के हाथ में नारियल वाली बात थी। मुझे तमाशा समझकर देखने वाले बंदरों ने दरख्तों से नारियल तोड़कर मेरी तरफ फेंका था। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चिड़ियाघर में बंदरों के पिंजरे में खाने की चीज़ें फेंकती हैं। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। वो सब दांत निकाल कर खिखियाने लगे। मैंने सर झुकाते हुए कहा, ये बंदर हैं, सिर्फ नकल उतारेंगे। वो भी सर खुजाकर मेरी तरफ देखने लगे। मैं मजबूर होकर बैठ गया। पहले पेट की आग बुझाना जरूरी था। मैं एक नारियल पर दूसरे नारियल को मारकर तोड़ने लगा। थोड़ी देर में नारियल के छिलके इतने कमज़ोर हो गए कि मैं उन्हें उंगलियों से नोचकर अलग करने लगा। मैं बार बार ऊपर भी देखता जाता था। एक बार एक बंदर गड्ढे के किनारे अपनी लंबी सी दुम लटका कर बैठ गया, जैसे मुझे बाहर निकलने के लिए रस्सी लटका रहा हो। मैं फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। यह हमाकत ही थी। मैं बंदर की दुम पकड़कर ऊपर नहीं पहुंच सकता था। वो मेरा वजन क्या संभालता, जल्द ही नीचे आ जाता। मेरा पेट भर गया। झुंझलाहट खत्म हो गई। मैंने सर उठाकर एहसानमंदी से बंदरों को देखा। यूं तो रिज़्क़ खुदा की तरफ से मिलता है, मगर मुझे ये बात याद रहेगी कि कभी जानवरों ने मुझ तक खाना पहुंचाया था। मैं नारियल के छिलकों को समेटकर ऊपर फेंकने लगा। बंदर भाग गए। नारियल का अंदरूनी छिलका लकड़ी की तरह सख्त होता है। मैं उसे हाथ में लेकर दीवार को आहिस्ता आहिस्ता खोदने लगा। दीवार की मिट्टी गिरने लगी। मैं वहां दोनों हाथ रखकर ऊपर की जानिब उठ सकता था, लेकिन मिट्टी मुलायम नहीं थी। हाथ रखने की पहली जगह बनने से पहले ही नारियल का छिलका टूट गया। मैंने दूसरा छिलका उठाकर खोदना शुरू किया। अगर मैं 2 या 3 फुट के फासले पर इसी तरह हाथ रखने की जगह बुलंदी तक खोदता चला जाता तो इस गड्ढे से निकलना आसान हो जाता। तमाम छिलके टूटकर रेजा रेजा हो चुके थे। एक बार फिर मैं थक हार कर बैठ गया। दोपहर के 2 बजे मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। मैं उठकर खड़ा हो गया। ऊपर सिर्फ आसमान नजर आ रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ कभी करीब आती और कभी दूर हो जाती। वो हेलीकॉप्टर यकीनन गुमशुदा तैयारी की तलाश में आया होगा। मैं कमीज़ उतारकर ऊपर की तरफ उछालने लगा। वो करीब से गुजरते वक्त मेरे सिग्नल को देख सकते थे, लेकिन तकदीर जब बेबसी का मजाक उड़ाने पर तुल जाए तो कोई तदबीर काम नहीं आती। आध घंटे बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ ख़त्म हो गई। मैंने वो खून आलूद कमीज़ एक तरफ फेंक दी। मेरी तो हालत ये थी कि कभी खड़ा हो रहा था, कभी बैठ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा था। शाम हो रही थी। फिर मैंने चीखना शुरू किया। मेरी तवक्को के मुताबिक किसी ने मेरी चीखों पुकार नहीं सुनी। आध घंटा और गुजर गया। तब मुझे धप धप की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई घास पर दौड़ रहा हो। मैंने चीख कर कहा, कौन है? मेरी आवाज़ सुनो। मैं यहाँ गड्ढे में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। धप धप की आवाज़ थम गई। गड्ढे के किनारे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। भागते रहने के बायस हाँप रहा था। मैंने चीख कर आवाज़ दी, शबाना। वो गड्ढे के किनारे गिर पड़ी और बुरी तरह हाँपती हुई गड्ढे के अंदर मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। इशारतन कह रही थी, मुझे अपने पास बुला लो। नहीं शबाना, इधर ना आना, हौसला करो, तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो गड्ढे के किनारे दोनों हाथ रखकर लटक गई। फिर वहां से कूदकर मुझ पर आई। मैं उसे संभालता हुआ गड्ढे की तह में बैठ गया। वो मुझसे लिपटकर हाँफने लगी। चूंकि बुरी तरह सहमी हुई थी इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद दूर किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी, तुम कहाँ हो? वो सहम कर मुझे देखने लगी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। दूसरी बार आवाज़ आई, तुम मुझसे छुप नहीं सकोगी। किसी दरख्त के पीछे हो तो सामने आ जाओ। मैं शबाना के साथ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। ऊपर गड्ढे के किनारे घास फूस के तिनके लटकते नजर आ रहे थे। शबाना का ताकुब करने वाला किसी भी लम्हा वहां पहुंचकर हमें देख सकता था। शबाना यकीनन उसे छुपने के लिए गड्ढे में कूद पड़ी थी। हम दम सादे दीवार से लगे खड़े थे।
मैंने शबाना के कान में सरगोशी की। क्या वो मुसल्ला है? वो मेरे कान में बोली, उसके पास एक पिस्तौल है। बहुत देर हो गई। गढ़े का किनारा वीरान रहा, वहाँ कोई नहीं आया। मैंने शबाना से पूछा, जब तुम भागी आ रही थी तो क्या ये गढ़ा नजर नहीं आया? नहीं, दूर तक घास बिछी हुई नजर आ रही थी। तुम्हारी आवाज़ सुनकर करीब आई, तब ये गढ़ा नजर आया। मैंने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें तलाश करने दूसरी तरफ चला गया है। खुदा करे ऐसा ही हो। मैंने उसे बताया कि मैंने दासना और रूमी को ढूंढ निकाला था, लेकिन वाइन एडगर मुझे धोखे से इस गड्ढे में गिरा कर चला गया। शबाना ने पूछा, फिर वो तुम्हें हलाक करने वापस क्यों नहीं आया? मैं क्या जानूं, मैं तो सुबह से यहाँ पड़ा हूँ। वो बोली, बाहर और भी लोग हैं। वो स्मगलर एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर रही हैं। किस्सा क्या है? आखिर बाहर क्या हो रहा है? वो कहने लगी, तुम मुझे अंधेरे में छोड़कर चले गए। सुबह तक तमाम काफिले के लोग चुपचाप बैठे रहे। सबको यकीन हो गया कि तैयारी में टाइम बॉम्ब नहीं रखा गया। 4 आदमी वहां से जाकर तैयारी से खाने का सामान ले आए। सुबह 7 बजे 2 आदमियों ने जवानों से स्टेन गन्ने लेकर उन्हें आराम करने के लिए कहा। शर्मा मेरे पास आकर बोला, तुम्हारा आज़म ना जाने कहाँ गुम हो गया है, क्या तुम उसे तलाश नहीं करोगी? मैंने कहा, मैं इस जंगल में अकेली कहाँ तलाश करूंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो तैयार हो गया। उसी वक्त स्टेन गन वालों ने हम सबको ललकारते हुए कहा, तुम तमाम लोगों को हुक्म दिया जाता है कि अपनी अपनी जगह खामोशी से लेट जाओ। जो हुक्म नहीं मानेगा उसे स्टेन गन से भून दिया जाएगा। 2 जवानों ने अपनी जगह से उठकर कहा, यह क्या हरकत है? क्या तुम स्मगलरों से मिल गए हो? जवाब में स्टेन गन से गोलियां चली। हम सब चीखते हुए लेट गए। उन नौजवानों की मौत ने सबको दहशत ज़दा कर दिया था। एक स्टेन गन वाले ने कहा, यहाँ के बाशिंदे हमारे गुलाम हैं। इस वक्त वो झाड़ियाँ काटकर त्यारे को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। तुम लोगों पर भी झाड़ियाँ डाल दी जाएंगी ताकि सर्च टीम का कोई तैयारी या हेलीकॉप्टर तुम लोगों को ना देख सके। और तुम लोगों को वार्निंग दी जाती है कि अगर किसी ने किसी तरह भी सिग्नल देने की कोशिश की तो उसे फ़ौरन ही हलाक कर दिया जाएगा। हम तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन स्टेन गन के सामने उन 2 आदमियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ देर बाद वहाँ जंगली लोग आ गए। वो कटी हुई झाड़ियाँ उठाए हुए थे और हम सब पर लाकर डाल रहे थे। मैं शर्मा के करीब लेटी हुई थी, इसलिए झाड़ियों में छुपने के बावजूद एक दूसरे को देखते और बातें करते रहे। शर्मा ने कहा, तकदीर में जो लिखा है वो पूरा होगा। मैंने कहा, मुझे सिर्फ आज़म की फ़िक्र है, जाने वो कहाँ गुम हो गया। तुम्हारी शादी कब हुई थी? 3 दिन पहले, और जब से शादी हुई है कोई ना कोई मुसीबत आती जा रही है। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे अफसोस है, ऐसा हनीमून किसी ने नहीं मनाया होगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, तकदीर मजाक उड़ा रही है। शर्मा की बातें सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मैंने एक सर्द आ भरकर शर्मा से कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे सज़ा मिल रही है। बाप को छोड़ने के बाद शौहर भी पराया सा हो गया है। वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। कौन? शर्मा ने हैरानी से पूछा। क्या आज़म अपनी याददाश्त खो बैठा है? मैंने कहा, हाँ। इस मुसीबत की घड़ी में तुम ही मेरे दुख को समझने वाले हो। वो अपना माजी भूल गया है, कहता है मैं आज़म नहीं फरहाद हूँ। मैं शबाना की बातें सुनकर परेशान हो गया। मैंने पूछा, तुम्हें शर्मा से ये बातें करने की क्या ज़रूरत थी? वो बोली, ज़रूरत मैं समझती हूँ। शर्मा मुझ पर मेहरबान था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हमदर्दी हासिल करना चाहती थी ताकि वहाँ से निकलने का मौका मिले तो मेरे साथ वो भी तुम्हें तलाश करे। मैं खामोश रहा। जो कुछ उसे कहना था वो कह चुकी थी। मैंने पूछा, चुप क्यों हो? क्या ये सुनकर शर्मा को ताज्जुब नहीं हुआ कि मैं खुद को फरहाद कहता हूँ? वो कहने लगी, हाँ। उसने ताज्जुब से कहा था, याददाश्त खोने वाला माजी को भूल जाता है, लेकिन यह कभी नहीं सुना कि ऐसा शख्स अपनी किसी दूसरी शख्सियत का इजहार करता हो सकता है कि वो तुम्हारा शौहर ना हो, तुम्हारे शौहर का हमशक्ल हो। मैंने कहा, अव्वल तो मैं अपने शौहर को अच्छी तरह पहचानती हूँ, किसी हमशक्ल से धोखा नहीं खा सकती। दूसरा ये कि अगर कोई उसका हमशक्ल है तो उसे रोमाना नाम की एक लड़की अपने साथ रह गई है। रोमाना? शर्मा ने एकदम से चौंक कर पूछा, क्या तुम रोमाना को जानती हो? मैं नहीं जानती, मैंने डैडी की कोठी में ये नाम सुना था। शर्मा ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा, लेकिन ये आज़म खुद को फरहाद क्यों कहता है? क्या तुमने नहीं सोचा कि वो सचमुच फरहाद हो सकता है? मिस्टर शर्मा, मुझे खुद पर एतमाद है कि मैं धोखा नहीं खा रही हूँ। अच्छा, तो फिर जो आज़म शराब पीता था वो अब शराब नोशी से इनकार क्यों करता है? अगर वो तैयार में बैठकर पीता तो 6 स्मगलरों को ठिकाने ना लगाता। वो दिलेर भी है और ज़हीन भी। शर्मा ने कहा, क्या वो तुर्की ज़ुबान बोलता है? मैंने कहा, नहीं, जब याददाश्त गुम हो गई है तो ज़ुबान भी भूल गया है। शबाना साहिबा, ये बड़ी मज़का खेज़ बात है कि वो अंग्रेज़ी बोलता है और अपनी मादरी ज़ुबान भूल जाता है। तुम जानबूझकर धोखा खा रही हो। आज़म क्या भूला और क्या नहीं भूला ये बात डॉक्टर ही समझ सकते हैं। मैंने उसे सर से पाँव तक देखकर शादी की और अब भी उसका वही सरापा मेरे साथ है। शर्मा गहरी संजीदगी से सोच रहा था और मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि मुझे खौफ आने लगा। फिर वो सख्त लहजे में बोला, मैं उस बहरूपिये की तलाश में हूँ। वो मेरी शक्ल बनाकर मेरे पासपोर्ट पर इस्तांबुल गया और जिसके लिए रोमाना ने मुझे हांगकांग के एक कॉटेज में कैद किया। अब मैं यकीन से कहता हूँ कि जिसे तुम आज़म समझ रही हो दरअसल वही बहरूपिया है। ये झूठ है, ये सच है। उसकी पहचान यही है कि वो शराब नहीं पीता, अंग्रेज़ी बोलता है और तुर्की ज़ुबान नहीं जानता। अब समझ में आ रहा है कि रीटा ने अपने आखिरी वक्त में उसे क्यों बुलाया था। वो बहरूपिये को पहचान गई थी, उसे चाहती थी,
इसलिए मेरे सामने अनजान बनी रही। तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि यह शख्स तुम्हारे आज़म का हमशक्ल है। मैं ये तस्लीम कर सकती हूँ कि मेरे आज़म का हमशक्ल वो फरहाद था जो रुमाना के साथ चला गया। तुम हकीकत को बिगाड़ रही हो। अब मैं उसे ज़रूर तलाश करूँगा और तुम्हारे सामने यह साबित करूँगा कि वो बहरूपिया है। तुम मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ गई हो? वो तुम्हारा शौहर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारे बाप की तरह एक अरबपति ताजिर हूँ। तुम तमाम उम्र ऐश करोगी। मैं दौलत को ठुकरा कर और ऐशो इशरत पर थूक कर आज़म के साथ आई हूँ। मुझे लालच ना दो। शरीफ आदमी की तरह कोई दूसरी गुफ्तगू करो। वो हंसते हुए बोला, जंगल में शराफत और तहजीब कहाँ होती है? तुम खुद नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं लेटे लेटे पीछे सिरक गई। उसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगी। स्टेन गन वालों ने चीख कर कहा, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे और ना ही मुंह से आवाज़ निकाले। याद रखो, तुम्हारी मदद को आने वालों से पहले स्टेन गन की गोलियां तुम सबको छलनी कर देंगी। वार्निंग सुनते ही गहरा सन्नाटा छा गया। हम भी खामोश थे। शर्मा हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ सकता था, मगर वो ऊपर पड़ी हुई झाड़ियों को देखता हुआ हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहा था। वो इसलिए खामोश था कि दस्त दराजी करेगा तो मैं अपना बचाव करूंगी, फिर झाड़ियाँ हिलेंगी और इसके बाद हम पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत देर तक हेलीकॉप्टर की आवाज़ कभी करीब आती रही, कभी दूर जाती रही। फिर वही पहले जैसा सन्नाटा छा गया। उसके बाद तड़ातड़ फायरिंग होने लगी। मैं घबरा कर गिर पड़ी। मैंने सर उठाकर देखा। शर्मा एक दरख्त की आड़ में पिस्तौल लिए खड़ा था और स्टेन गन वालों की तरफ फायर कर रहा था। मैं दोबारा उठकर भागने लगी। मैं नहीं जानती कि मेरे पीछे कैसी भगदड़ मची होगी। मुझे फायरिंग की आवाज़ के साथ औरतों, मर्दों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद मेरे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं एक दरख्त का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मैं ज़ोर ज़ोर से तुम्हें पुकारने लगी। मेरी पुकार के जवाब में दूर कहीं से शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, शबाना तुम कहाँ हो? आगे तन्हा ना जाओ, जंगल के दरिंदे तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। मगर जंगल में पहुंचकर मर्द जानवरों से ज़्यादा दरिंदे बन जाती हैं। मैंने उस दरिंदे को अपनी आवाज़ नहीं सुनाई। चुपचाप भागती हुई यहाँ तक चली आई। अगर तुम आवाज़ ना देते तो मैं भटक कर दूसरी तरफ निकल जाती। आज़म, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं सर उठाकर देखने लगा। आसमान रोशन था। जंगल में खामोशी छाई हुई थी और हम हालात के गड्ढे में तकदीर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। शबाना ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? देखो, तुम्हें मालूम हो चुका है कि मैं आज़म की तरह शराब नहीं पीता, उसकी मादरी जुबान नहीं बोलता। फिर तुम मुझे आज़म समझने पर बजिद क्यों हो? इसलिए कि तुम मेरे आज़म हो। अब मैं एक आखिरी बात कहता हूँ। वह सवालिया नज़रों से देखने लगी। हम दोनों गड्ढे में मौजूद थे। पेट भरने का मौका नहीं था। उसी वक्त बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। बंदर की हरकतों ने दूसरों को इस गड्ढे की तरफ मुतवज्जा कर दिया था। मैं फिर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत सामने आने वाली थी। गड्ढे की तह में रहकर ज़मीन पर होने वाली हल्की सी आवाज़ भी सुनी जा सकती है। बंदर खौफजदा होकर भाग गया और हमें खौफजदा करने वाले दबे कदमों आ रहे थे। इंतज़ार के लम्हात बड़े सब्र आजमा थे। थोड़ी देर बाद गड्ढे के किनारे एक चेहरा नजर आया। उसकी धंसी हुई आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। सर मुंडा हुआ था, दांत निकले हुए थे। वैसा डरावना लग रहा था कि उसे देखते ही शबाना ने चीख मारकर मेरे बाजू में मुंह छुपा लिया। वो गड्ढे के किनारे आकर खड़ा हो गया, फिर अपनी जुबान में कुछ बोलने लगा। उसकी बातें सुनकर कुछ और लोग आ गए। उनमें औरतें भी थीं। उनके सरों पर फूल खिल रहे थे और गले में भी फूलों की मालाएं थीं। मर्द नेज़े थामे हुए थे। हड्डी की तीली पहनने वाले शख्स के हाथों में बांस का एक लंबा सा पाइप था। बाद में पता चला कि इस पाइप के अंदर नन्हे से जहरीले तीर होती हैं। वह पाइप को मुंह से लगाकर जोर से फूंकते हैं और सामने वाले को जहरीले तीर का निशाना बना देती हैं। वो गड्ढे के किनारे चारों तरफ खड़े हुए थे और आपस में ऐसी बोलियां बोल रहे थे जो हमारी समझ में नहीं आ सकती थी। अलबत्ता ये अंदाज़ा हुआ कि वो किसी बात पर बहस कर रही हैं। फिर शायद वो बहस के किसी नतीजा पर पहुंच गई। अचानक ही एक औरत एक भद्दा सा राग अलापने लगी। उसके साथ ढोल पर हल्की हल्की थाप सुनाई देने लगी। मैंने चीख कर कहा, हमारी जान पर बनी है और तुम लोग राग अलाप रहे हो, हमें बाहर निकालो बाहर। मेरे चीखने का कोई असर न हुआ। मैं परेशान होकर उन्हें देख रहा था। मेरे दिमाग ने कहा, मरना ऐसे भी है और वैसे भी, फिर क्यों ना इन्हें वहां से भगाने की कोशिश की जाए। मैंने एक तदबीर सोची। बंदरों को अगर पत्थर फेंक कर मारो तो वो नारियल फेंक कर जवाबी हमला करती हैं। अगर मैं उन जंगलियों को नारियल खींच कर मारूंगा तो वो नेज़ा फेंक कर मुझे हलाक करना चाहेंगे। मैं खुद को किसी तरह बचाकर उनका एक नेज़ा हासिल कर लूँगा। अगरचे इस तदबीर से मेरी जान को खतरा था, लेकिन मैंने चूहे की मौत मरने की बजाय मुकाबला करते हुए मरना पसंद किया। एक नारियल उठाकर एक जंगली की तरफ पूरी कुव्वत से उछाला। निशाना चूक गया। जंगली मर्द की बजाय जंगली औरत उसकी जद में आकर चीखती हुई गिर पड़ी। रक्स थम गया। ढोल की आवाज़ बंद हो गई। सब लोग मुझे खूंखार नज़रों से देखते हुए अपने नेज़ों का रुख हमारी तरफ करने लगे। मेरा ख्याल गलत निकला कि वो नेज़ा फेंक कर मारेंगे। हुआ ये कि नेज़े उनके हाथों में ही रहे। वो लोग चारों तरफ गड्ढे के किनारे औंधे लेट गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झुककर नेज़े की अन्नी हम तक पहुंचा दें। इस तरह 15 फुट की गहराई तक उनके नेज़े नहीं पहुंच सकते थे। मैं शबाना को लेकर बैठ गया। वो लोग हूहा करते हुए नेज़े यूं चला रहे थे जैसे कचौके लगा रही हों।
मैंने शबाना को समझाया कि वो बेखौफ खतर बैठी रहे। नेज़े अब भी हमारी जानिब तकरीबन 7 फुट की बुलंदी तक आते थे और वापस चले जाते। ऐसे ही मौका के लिए कहते हैं कि शैतान हलाक नहीं करता, हलकान करता रहता है। उनका तरीक़ेकार कुछ और था। वो हम दोनों को गड्ढे की तह में एक जगह बिठाकर आसानी से निशाना लगाना चाहते थे। तब मैंने देखा कि वो हड्डी की तीली पहनने वाला जंगली जहरीले तीर के पाइप को मुंह से लगा रहा है। हम नेज़ों के डर से उठ नहीं सकते थे, इधर से उधर भागकर अपनी जान नहीं बचा सकते थे। मैं शबाना से लिपट गया ताकि गड्ढे की तह में लौट पौट कर शबाना के साथ जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर सकूं। तब मुझे ऐसा लगा जैसे उसने फूंक ना मारी हो बल्कि रिवॉल्वर से फायर किया हो। अचानक ठाएं की आवाज़ आई और मैं शबाना के साथ लौटता हुआ दूसरी तरफ चला गया। तकदीर ने अजब तमाशा दिखाया। धप की आवाज़ से कोई हमारे करीब आकर गिरा। मैंने सर उठाकर देखा तो वह जहरीला तीर फूंकने वाला हमारे करीब मुर्दा पड़ा था। गड्ढे के ऊपर जंगली मर्द अपनी औरतों के साथ चीखते हुए भाग रहे थे। हमारे करीब पड़े हुए शख्स के सीने से लहू रिस रहा था। मैंने फौरन ही शबाना को छोड़कर उस जहरीले तीर के पाइप को उठा लिया। उस मुर्दा शख्स की तलाशी ली। उसकी कमर से 7 इंच का एक तरकश निकला जिसमें 5 अदद जहरीले तीर रखे हुए थे। इतना तो समझ में आ गया था कि किसी ने फायर किया था। मैंने पहली फुर्सत में उस पाइप के तरीक़ेकार को समझने की कोशिश की। वह सीधा सादा सा हथियार था। उसे इस्तेमाल करने के सिलसिला में सिर्फ एक बात अहम थी, यानी जहरीला तीर फूंक कर फेंकने वाले के फेफड़े में बला की कुव्वत होनी चाहिए। आजमाने की नौबत न आई। शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, इस पाइप को फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। मैंने सर उठाकर देखा। वो गड्ढे के किनारे दोनों टांगे फैलाए खड़ा था। उसका एक हाथ कमर पर था और वह दूसरे हाथ से पिस्तौल थामे इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मैं इस पाइप को मुंह तक ले जाऊं वो शूट कर देगा। शबाना मेरी आदत को समझ गई थी कि मैं जिद में आकर किस तरह खतरात मोल लेता हूं। उसने फौरन ही मेरे हाथ से पाइप छीन कर फेंक दिया। फिर चीख कर बोली, मिस्टर शर्मा, फॉर गॉड सेक हमें यहाँ से निकालो। जंगल के सन्नाटे में शर्मा के कहके गूंजने लगे। फिर वो खामोश हो गया। उसके बाद उसने दांत पीस कर कहा, बहरूपिया। उसने लफ्ज़ बहरूपिया को इस तरह अदा किया जैसे अपने दांतों तले मुझे कच्चा चबा रहा हो। बहरूपिये, मैं वो शख्स हूँ कि जिसे बड़े बड़े लोग झुककर सलाम करते हैं, लेकिन तुमने मुझे इस तरह जलील किया है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसने निशाना लिया। शबाना दोनों हाथ फैलाकर मेरे सामने ढाल बनती हुई बोली, रुक जाओ, तुम गलतफहमी की बिना पर मेरे शोहर को नहीं मार सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह बहरूपिया है? सबूत? बोलो बहरूपिया, तुम खुद ही बोलो, मगर तुर्की जुबान में बोलो। शबाना मेरी तरफ पलटकर मेरे दोनों बाजुओं को झिंझोड़ती हुई तुर्की जुबान में कुछ बोलने लगी। शायद वो कह रही होगी कि मुझे अच्छी तरह याद करके उसकी जुबान बोलना चाहिए। तब मेरे जहन में अचानक ही एक तदबीर आई। मैं जापानी और फारसी जुबान को गड़मड़ करके बोलने लगा। शबाना ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने आंख मार दी। वह फौरन ही खुश होकर सर हिलाती हुई अपनी बोली बोलने लगी। मैं जवाब में वही जुबान बोलने लगा जो मेरी इख्तरा थी। वो क्या बोल रही थी मैं नहीं जानता, और मैं क्या बोल रहा था वो नहीं समझ रही थी। शर्मा ने गरज कर कहा, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, हम दोनों अपनी मादरी जुबान बोल रही हैं, क्या ये सबूत काफ़ी नहीं? वो परेशान होकर मुझे टटोलती हुई नज़रों से देखने लगा। फिर बोला, शबाना, तुमने तो कहा था कि आज़म अपनी याददाश्त खो देने के बायस मादरी जुबान भूल गया है। मैंने कहा, इस गड्ढे में गिरने के बाद मेरे दिमाग को शदीद झटका पहुंचा। मुझे माजी की सारी बातें याद आ गईं। मैंने खुद को पहचान लिया है। उसने मुझे मायूसी से देखा। ओह, तो तुम आज़म हो? हाँ, शबाना ने कहा। अब तो हमें यहाँ से निकालो वरना वो जंगली वापस आ जाएंगे। शर्मा को अचानक कुछ याद आया। वह पतलून की पिछली जेब पर अपना हाथ ले गया। फिर वहाँ से एक क्वार्टर साइज की बोतल निकाली। दूर से पता चल गया कि उसमें विस्की है। उसने कहा, आज़म, तुम्हें यह भी याद आ गया होगा कि तुम शराब पीते हो। मैं ये बोतल फेंक रहा हूँ, ज़रा मुझे दिखाओ कि तुम कैसे मैनोश हो। मैं बौखला गया। जिस चीज़ को हराम समझता हूँ उसे मैं पी नहीं सकता था। वह हंसते हुए बोला, तुम कुछ परेशान हो गए हो? मैंने कहा, गड्ढे में गिरकर तुम भी परेशान हो सकते हो। हमें बाहर निकालो, फिर हम दोनों साथ पियेंगे। मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने बोतल फेंकी। मैंने जानबूझकर कैच नहीं किया ताकि वो नीचे गिरकर टूट जाए और सारी शराब बह जाए, मगर तकदीर खराब थी। वो गड्ढे की तह में गिरकर भी साबत व सालम रही। उसकी आवाज़ सुनाई दी, बोतल उठाओ और फैसला करो, तुम्हारे हलक में शराब जाएगी या तुम्हारे सीने में पिस्तौल की गोली। मैंने झुककर बोतल उठाई, फिर सर उठाकर उसे देखा। शबाना ने कहा, आज़म, परहेज़ की तो कोई बात नहीं, तुम पीते हो लिहाजा पी जाओ। वह हंसते हुए बोला, ये उन मुसलमानों में से है जो शराब को मरते दम तक मुंह नहीं लगाते। ये आज़म नहीं है, ये मर जाएगा मगर इस बोतल को मुंह तक नहीं ले जाएगा। उसका कहकहा जंगल के सन्नाटे में गूंजने लगा। वह दुरुस्त कह रहा था। मैं शराब को मुंह तक नहीं लगा सकता था और पिस्तौल मेरे सीने में गोली उतारने के लिए तैयार था। सख्त आजमाइश की घड़ी थी। क्या जान की सलामती के लिए एक हराम चीज़ हलाल हो सकती है?